बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमर्स। एमर्स बैच की इस सीरीज़ में क्लास 12 का ये हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जिन टॉपिक्स को हम कवरअप करने वाले हैं उनकी डिटेल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। एंड इन तमाम टॉपिक्स के रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे एमडी कैट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को, और इसी के साथ सॉल्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम पीटीबी, एसटीबी एंड एफटीबी। एंड इस लेक्चर के एंड पर आपके लिए एक छोटा सा क्विज़ है जिसको आप जाके सॉल्व कर सकते हो और अपने आंसर को मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड इसी के साथ आपके लिए इस पूरे लेक्चर के ऊपर एक छोटी सी प्रैक्टिस शीट हमने ऐड करी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर के उस शीट को डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए ताकि आपको इस लेक्चर की एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो चलिए गाइज, आज स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी के बारे में। अब देखो, हम ये बात तो जानते हैं कि जब एक चार्ज पार्टिकल के करीब किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाया जाता है तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जिसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स का। अब यहाँ पे प्रीवियसली ये सोचा जाता था कि इन चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है ये बेसिकली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से होती है, यानी कि जब ये चार्ज पार्टिकल दूसरे के करीब आएंगे तो इनके दरमियान कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती जो कि इस फोर्स को ट्रांसमिट करे, बल्कि ये दोनों एक दूसरे पर डायरेक्टली फोर्स अप्लाई करते हैं और ये चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करते हैं। लेकिन माइकल फेरेडे ने ये कहा कि ऐसा नहीं होता। इन चार्जेस के दरमियान कुछ ना कुछ ऐसी इंटरवेनिंग स्पेस एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ट्रांसमिट होती है एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ। तो उसने इस इंटरवेनिंग स्पेस को नाम दिया एक फील्ड का। उसने ऑब्ज़र्व किया कि जब एक चार्ज पार्टिकल एक स्पेसिफिक रीजन में एंटर होता है उस वक्त उसके ऊपर फोर्स लगती है, अदरवाइज़ वो उस फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। तो एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज के इफ़ेक्ट को जिस बाउंड्री में एक्सपीरियंस करता है उस बाउंड्री को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी कि हमारे पास में जो चार्ज होता है उसके अराउंड एक स्पेसिफिक एरिया है जिसमें वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है, और उस बाउंड्री को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द रीजन सराउंडिंग अ चार्ज और अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन विच इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व। यानी कि वो बाउंड्री या वो एरिया जिसमें हम एक चार्ज पार्टिकल के इफ़ेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया जाता है। अब सिंस यहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड को चेकआउट करने के लिए या टेस्ट करने के लिए हम एक चार्ज पार्टिकल यूज़ करते हैं जिसको नाम दिया जाता है टेस्ट चार्ज का, जिसको हम डिनोट करते हैं क्यू नॉट से, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। अब इस टेस्ट चार्ज की हमारे पास में दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो टेस्ट चार्ज है ये हमेशा पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है कन्वेंशनली। यानी कि अगर आप अपनी बुक्स में देखोगे जितनी भी डायग्राम्स आपकी बुक्स में बनी हुई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड, वहाँ पे जो डायग्राम्स हैं वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज बनाई गई हैं जो कि पॉजिटिव लिया गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे तो वो जो तमाम इफ़ेक्ट्स हैं वो उसके रिवर्स हो जाएंगे। तो कन्वेंशनली हमारे पास में जो टेस्ट चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। ये लाजमी नहीं है कि वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, बट ये एक कन्वेंशन है कि इसको हम पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। सेकंड, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो टेस्ट चार्ज है ये वेरी वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड होता है, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो बहुत ही कम होता है, और ये इसलिए रखा जाता है ताकि ये पेरेंट चार्ज की फील्ड को डिस्टॉर्ट ना करे और हमें उसका एक्चुअल वैल्यू पता चल सके कि उसका फील्ड कहाँ तक एग्जिस्ट करता है। तो किसी भी पेरेंट चार्ज की फील्ड को टेस्ट करने के लिए हम हमेशा टेस्ट चार्ज यूज़ करते हैं, जिसकी दो प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि जब हम चार्ज पार्टिकल को डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर रखते हैं तो उसके ऊपर लगने वाली जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो सेम नहीं रहती। यानी कि अगर वो चार्ज पार्टिकल पेरेंट चार्ज के करीब है तो टेस्ट चार्ज पर ज़्यादा फोर्स लगती है, वो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करता है। लेकिन जैसे जैसे आप टेस्ट चार्ज से दूर जाते जाओगे तो उस पर लगने वाली जो फोर्स है वो कम होती जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इस टेस्ट चार्ज पर कितनी फोर्स लगती है, इस फोर्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, जिसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। यानी कि आप पॉजिटिव चार्ज को जिस भी पॉइंट पे रखोगे उस पॉइंट पर जो वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं कि E इज़ इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको ई वेक्टर से लिखा जाता है।
अब सुन यहाँ पे अगर हम बात करें इसके यूनिट्स की, तो हम जानते हैं कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो ऐसा यूनिट है ये बनेगा न्यूटन पर कूलम, जो कि फर्दर बराबर होता है वोल्ट पर मीटर के, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जाके प्रूफ भी करेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसकी डायमेंशंस की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायमेंशन है वो हमारे पास में होती हैं ML T-3 A-1। अगर आप बात करो इसके नेचर की कि ये वेक्टर है या स्केलर है, अब देखो आपको फॉर्मूले से भी आइडिया हो रहा है कि हमने इसके ऊपर वेक्टर का साइन यूज़ किया है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, यानी कि जिस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कन्वेंशनली वही होती है। अब देखो अगर हमारा पेरेंट चार्ज पॉजिटिव है और इसके करीब आप टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हो तो उसको रिपेल करेगा, तो एक पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। लेकिन अगर हमारा पेरेंट चार्ज होता है नेगेटिव, तो वो टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो होती इनवर्ड, यानी कि टुवर्ड्स द पेरेंट चार्ज। तो ये हमारे पास में सारी कहानी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे जो सबसे पहली बात आपने जहन में रखनी है वो है द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज इज़ नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि एक पॉइंट चार्ज का जो फील्ड होता है वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होता है, जिसको हम पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे फर्दर इन डिटेल। अब यहाँ पे लेट्स से हमारे पास में दो चार्जेस हैं, एक है पेरेंट चार्ज जिसको Q से डिनोट किया है, और एक हमारे पास में टेस्ट चार्ज है जिसको हमने Q0 से रिप्रेजेंट कर रखा है, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन है वो R के इक्वल है। अब हम ये बात जानते हैं कि जब टेस्ट चार्ज पेरेंट चार्ज की फील्ड में एंट्री करेगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। अब इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कूलम्स लॉ, जिसका रिलेशनशिप होता है F=K Q1 Q2/R²। अब यहाँ पे हमारे पास में जो Q1 है वो Q के इक्वल है एंड Q2 हमारे पास में Q0 के इक्वल है। तो अगर मैं अपने फॉर्मूले को इसमें लिखूँ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बनेगी Fe=KQ/Q0/R²। अब स्टूडेंट्स हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला है वो है E=Fe/Q0। अगर आप यहाँ पे 1/Q0 को साइड पे करो तो Fe की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, जो कि Q0/R² है। अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिलेशनशिप आपके पास में बनेगा वो होगा KQ/R²। तो ये हमारे पास में रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए। अब सुनिए यहाँ पे हमारे पास में दो पॉसिबिलिटीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि के की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। अब हम ये बात तो जानते हैं कि के हमारे पास में एक कांस्टेंट है जिसको कूलम्स कांस्टेंट का नाम देते हैं, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था अपने कूलम लॉ वाले लेक्चर में। अब यहाँ पर देखो हमारे पास कि अगर हम बात करें वैक्यूम की या फिर एयर की, तो हमने कहा था के की वैल्यू होती है 1/4πε0। अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा 1/4πε0 Q/R²। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं मीडियम की, तो इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम जो के की वैल्यू हमारे पास में बनती है वो होती है 1/4πε0 तो अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम ये हमारे पास में बराबर होती है 1/4πε0 Q/R²। अब सुन यहाँ पे देखो अगर आप 1/ε0 को साइड पे कर लो तो बाकी जो फैक्टर बचेगा 1/4πε0 Q/R², तो ये तो इक्वल बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वैक्यूम या फिर एयर के। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ मीडियम इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ वैक्यूम, यानी कि ई प्राइम इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वैक्यूम के बराबर होता है। यानी कि आप सिंपली इसमें ये बात कह सकते हो कि अगर हम दो चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम इंसर्ट करेंगे तो मीडियम के इंसर्ट करने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ करेगी। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है एज एन MCQs भी और एज अ क्वेश्चन भी। अब सुन देखो यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेक्टर फॉर्म की, तो वेक्टर फॉर्म के लिए आप सिंपली क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर का साइन यूज़ कर लोगे, और KQ/R², ये सारे हमारे पास में बिकॉज स्केलर्स हैं तो ये मैग्नीट्यूड बताते हैं, और डायरेक्शन के लिए आप यूज़ करोगे यहाँ पे R hat जो कि हमारा एक यूनिट वेक्टर है। तो वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे E वेक्टर इज इक्वल्स टू KQ/R² इंटू R hat।
अब जो आर हैट है ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमेशा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। अब सुनिए, देखो ये बात भी हम जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर है आर हैट ये इक्वल होता है ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करूँगा ना, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है जब वो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आर क्यूब, और साथ में इसके आ जाएगा आर वेक्टर। तो ये फार्मूला मॉडिफाई होकर कुछ इस तरह से बन जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो ये हमारे पास में दो रिलेशनशिप्स हैं जिनको आपने जहन में रखना है, और इसको हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में यूज़ भी करेंगे जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इसका रिलेशनशिप तो आप जानते हो, ये होता है ई इज़ इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जबकि डिस्टेंस के स्क्वायर से उसका इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, तो आप जानते हो कि जब हम चार्ज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करेगी, और बिकॉज इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है, तो हमारा जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इनके लीनियर ग्राफ बनेगा। सेकेंडली, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर, यानी कि डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान, तो डिस्टेंस के इंक्रीज़ करने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज़ करती है। और यहाँ पे देखो हम ग्राफ जो प्लॉट करेंगे वो आर स्क्वायर के दरमियान नहीं है, वो सिंपली आर के दरमियान है। तो हमारे पास में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, तो इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास में एक डिक्रीजिंग कर्व बनेगी कुछ इस तरह से। बट ये बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं होगी, ये थोड़ी कम स्टीपर होगी, और इस स्टीप को नाम दिया जाता है हाइपरबोला कर्व का। तो हमारा जो ग्राफ है वो हाइपरबॉलिक बनेगा जब इसको हम ड्रॉ करते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर। सिमिलरली, अगर हम इसका रिलेशनशिप ड्रॉ करते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर स्क्वायर, अब देखो आर का स्क्वायर है ना, जब आर की पावर आ जाएगी तो पावर जितनी बढ़ती जाएगी ग्राफ की जो कर्व है वो उतनी ज़्यादा स्टीपर होती जाएगी, स्लोप उतनी ज़्यादा होती जाएगी वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमने अगर आर का ग्राफ देखें तो वो तो कुछ इस तरह से बना था, यानी उसमें स्टीपनेस कम थी। लेकिन अगर आप ग्राफ बनाओगे आर स्क्वायर का तो ये थोड़ा ज़्यादा स्टीपर बनेगा कुछ इस तरह से, यानी कि आर स्क्वायर का और ई का जो ग्राफ है वो ई और आर वाले ग्राफ से ज़्यादा स्टीपर होता है, यानी कि मोर स्टीपर दैन द हाइपरबॉलिक कर्व। तो ये बात यहाँ पे जहन में रखनी है। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड 1/r स्क्वायर के दरमियान, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि 1/r स्क्वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट रिलेशनशिप बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ है हमारे पास में वो भी लीनियर बनेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन होगा जब आप इसको 1/r स्क्वायर के दरमियान ड्रॉ करते हो। तो ये हमारे पास में ओवरऑल इसके ग्राफ्स हैं, तो इनको अच्छे से एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। अगर कहीं पे कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में इस लेक्चर का फाइनल टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहते हैं? वो कहते हैं लेट्स से हमारे पास में एक पॉइंट है जिसके अराउंड डिफरेंट चार्जेस पड़े हुए हैं। अगर आपने पॉइंट पी पर अपनी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो इन n नंबर ऑफ़ चार्जेस की वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन तमाम चार्जेस की फील्ड्स का वेक्टर सम होता है। यानी कि अगर इसको हम स्टेटमेंट की वाइज में लिखें तो हम ये कह सकते हैं, इफ़ n नंबर ऑफ़ चार्जेस आर प्रेजेंट इन द स्पेस देन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैम एट अ पॉइंट p विल बी इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर एंड अप टू सो ऑन En वेक्टर। यानी कि हमारे पास में किसी भी पॉइंट पर सिंपली अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाकी तमाम चार्जेस की फील्ड्स का वेक्टर सम होता है। और ये प्रिंसिपल हमारे पास में कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसको हमने कूलम लॉ वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था इन टर्म्स ऑफ चार्जेस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करती है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को और एमसीक्यूज़ को। तो यहाँ पे सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास में है द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पोजीशन आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 4i हैट प्लस 3j हैट caused by a point charge of 5 माइक्रोकूलम placed at the origin is। तो हमें ये बताना है कि पोजीशन वेक्टर r की वजह से 5 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी अगर हम उसको ओरिजिन पे रखते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास में क्वेश्चन आया था MD CAT 2017 के अंदर, एंड ये हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक का एक न्यूमेरिकल भी है एक्सरसाइज का। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो हमारे पास में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला है इन वेक्टर फॉर्म वो हम यूज़ करते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर क्यूब
इंटू आर वैक्टर, जिसको हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है अपने लेक्चर में। अब यहाँ पर देखो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमें आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, आर वेक्टर चाहिए और चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए। हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड पता है, आर वेक्टर पता है, लेकिन हमें आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं पता। तो सबसे पहले आप उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड को कैसे निकाला जाता है। तो हमारे पास में सिंपली अगर आपको आर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली देखो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और अंडर रूट कर दोगे इसको। तो 4 का स्क्वायर हम जानते हैं 16 होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 16 प्लस 9 बनेगा 25 और 25 का जो स्क्वायर रूट है ये 5 के इक्वल होता है। तो हमारे पास में आर का जो मैग्नीट्यूड है ये 5 के बराबर आएगा। स्टूडेंट्स अब क्या करो, आप सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे रिप्लेस कर दो अपने फॉर्मूले के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करोगे तो की वैल्यू हम जानते हैं ये होती है 9 इंटू 10 टू द पावर प्लस 9। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हमारे पास में 5 माइक्रो कूलम है, तो ये बनेगा 5 इंटू 10 टू द पावर -6 और आर का मैग्नीट्यूड हमारे पास में 5 है तो ये बनेगा 5 का क्यूब और आर वेक्टर हमारे पास में जो है वो गिवन है 4i हैट प्लस 3j हैट। अब यहाँ पे देखो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे आप। अब यहाँ पे देखो तो न्यूमरेटर में जो 5 है वो डिनोमिनेटर में 5 के एक क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में बचेगा 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर आप जानते हो 25 के बराबर होता है। अब न्यूमरेटर में देखो तो 10 टू द पावर प्लस 9 और 10 टू द पावर -6, जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो बनेगा 10 टू द पावर प्लस 3 और जब आप 10 टू द पावर प्लस 3 यानी कि 1000 को 9 से करवाओगे ना मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास में बनेगा 9000 डिवाइडेड बाय 25। तो 9000 को जब आप 25 पर डिवाइड करते हो तो इसका आंसर आता है 360। जब आप 360 को 4i हैट प्लस 3j हैट से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा इसका वो कुछ बनेगा ये वाला, यानी कि 1440i हैट प्लस 1080j हैट और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट आप जानते हो ये होता है न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। अब देखो हमारे जो गिवन ऑप्शंस हैं वहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1440 नहीं है। बीटा पॉसिबल आंसर हमारा बन सकता है क्योंकि 1440 आई हैट है प्लस 1080 जे हैट है। बट देखो सिमिलरली चार्ली ऑप्शन भी सेम यही है, 1440 आई हैट प्लस 1080 जे हैट। बट देखो इन दोनों ऑप्शन में यूनिट्स का डिफरेंस है, वैल्यू सेम है, बट चार्ली में है यूनिट न्यूटन पर मीटर जो कि यूनिट इसका नहीं होता और बीटा ऑप्शन में है वोल्ट पर मीटर। तो हमारा जो बीटा ऑप्शन है ये करेक्ट होगा यूनिट्स के लिहाज से भी और वैल्यू के लिहाज से भी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम हमारे पास में है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ चार्ज आर। तो हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड में क्या रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं या अपोजिट होते हैं या फिर उनकी कोई भी ओरिएंटेशन हो सकती है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब एक चार्ज पार्टिकल की फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज इंटर होता है तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है और जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू दिस फील्ड विच क्वांटिटी हैज़ अ कांस्टेंट नॉन जीरो वैल्यू। तो हमें ये बताना कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज़ करते हो तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट भी होगी और नॉन ज़ीरो भी होगी। तो इसमें अब देखो हमारे पास में अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स होना चार्ज पार्टिकल की तो इसका फॉर्मूला होता है एफ ई इज़ इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ई के बराबर। अगर हम बात करें बाय न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन एक्सेलरेशन की तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एफ ई ओवर एम। अब आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स गिवन है हमें जो कि क्यू ई के बराबर है, तो फॉर्मूला बनेगा एक्सेलरेशन का क्यू ई ओवर एम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि चार्ज पार्टिकल है, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, पार्टिकल का जो मैस है वो भी कांस्टेंट है और उसने हमें ये भी बता रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी यूनिफॉर्म है यानी कि कांस्टेंट है। तो अगर हमारे पास में तमाम पैरामीटर्स कांस्टेंट हैं तो जो एक्सेलरेशन है वो भी हमारा कांस्टेंट होगा बट नॉन ज़ीरो होगा। यानी कि जैसे आप किसी पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज़ करोगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, वो एक्सेलरेट तो करेगा बट कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करेगा जो कि नॉन ज़ीरो होगा हमारे पास में। तो इस केस में हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बनेगा अल्फ़ा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बेसिकली एक न्यूमेरिकल है पीटीबी का, न्यूमेरिकल नंबर 12.3। इसमें कहते हैं पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू -8 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द Z एक्सिस। तो हमें Z एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ओरिजिन से 2 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर और चार्ज की वैल्यू हमें गिवन कर रखी है।
अब देखो यहाँ पे जब इसके सोल्यूशन में जाओगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वेयर इनटू आर हेड। अब सुन, यहाँ पे हमारे पास में जो आर है वो तो हमें गिवन है, आर हेड यानी हमारे पास में जो डायरेक्शन है वो है अलॉन्ग द जेड एक्सिस। तो अगर मैं इसमें वैल्यूज़ को रिप्लेस करूँ तो के की वैल्यू हमारे पास में होती है 9 इंटू 10⁻⁹ और चार्ज की वैल्यू हमारे पास में गिवन है -8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। और डिस्टेंस हमारे पास में जो है वो 2 मीटर का है, तो वो बनेगा 2 का स्क्वायर। और डायरेक्शन हमारे पास में है अलॉन्ग द जेड एक्सिस, तो आप उसके लिए यूनिट वेक्टर यूज़ करोगे के हेड। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्व कैसे करोगे इसको। तो अगर आप 2 का स्क्वायर लो तो ये बनेगा 4, और जब आप 4 को 8 पर डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 2, और जब आप 9 को 2 से करवाओगे मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा 18। इसी तरह से जब आप देखो 10 की जो पावर वाले फैक्टर्स हैं उसको सॉल्व करोगे तो बनेगा 10 टू द पावर 9 एंड 10 टू द पावर -8, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 10 टू द पावर +1। तो जब आप 18 को 10 टू द पावर +1 से करवाओगे मल्टीप्लाई तो आंसर आएगा 180 न्यूटन पर कूलम। ये नेगेटिव साइन वैसे के वैसे आ जाएगा और के हेड वैसे का वैसा आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे माइनस साइन को के हेड के साथ लगा दें तो ये बनेगा 180 न्यूटन पर कूलम अलॉन्ग द नेगेटिव के हेड। तो नेगेटिव के हेड का मतलब ये है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो अलॉन्ग द नेगेटिव जेड एक्सिस होगी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बनेगा 180 न्यूटन पर कूलम, और जो डायरेक्शन है वो बनेगी अलॉन्ग द नेगेटिव जेड एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है जो कि FTB की एग्जांपल है 11.1। इसमें कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम 3 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज। तो हमें यहाँ पे 30 सेंटीमीटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है 3 माइक्रोकूलम के पॉइंट चार्ज की वजह से। अब सुन देखो यहाँ पे हमारे पास में जो गिवन डाटा है वहाँ पे उसने बता रखा है चार्ज जो कि 3 माइक्रोकूलम है, जिसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। जो डिस्टेंस हमारे पास में वो है 30 सेंटीमीटर। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 100 से डिवाइड करोगे तो बनेगा 0.3 मीटर। और कैलकुलेट हमें करना है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करोगे ई इज़ इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वेयर। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो के की वैल्यू तो आप जानते हो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू हमारे पास में जो है वो है 3 इंटू 10 टू द पावर -6, और आर की वैल्यू हमारे पास में है 0.3 का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.3 को आप लिख सकते हो 3/10, तो 3 का स्क्वायर बनेगा 9 और 10 का स्क्वायर बनेगा 100। तो यहाँ पे 9 के साथ में 9 हो रहेगा कैंसिल आउट, और जो डिनोमिनेटर में 100 था जब वो न्यूमिनेटर में शिफ्ट करोगे तो वो जाके हो रहेगा मल्टीप्लाई। तो 10 टू द पावर +9, 10 टू द पावर -6, ये बचेगा 10 टू द पावर +3। और जो 100 के 2 ज़ीरोज़ हैं वो जब इसमें एडअप करोगे तो बन जाएगा 10 टू द पावर +5। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ई इज़ इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर +5 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा फाइनल आंसर है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो बहुत ईजीली। नेक्स्ट हमारे पास में एक एग्जांपल है STB की बुक से। इसमें कहता है चार्जेस ईच ऑफ +3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। यानी कि इसमें देखो हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास में 3 चार्जेस हैं जिसको हमने एक स्क्वायर के डायगोनल्स पे रखा है, और डायगोनल्स की जो लेंथ हमारे पास में वो 6 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो हमारे पास में डाटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है हर चार्ज का वो 3 माइक्रोकूलम है, जिसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। और डायगोनल्स की जो लेंथ हमारे पास में वो है 6 सेंटीमीटर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.06 मीटर। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायगोनल्स का। अब इसको सॉल्व आप कैसे करोगे। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम बात करें पॉइंट A और पॉइंट C पे पड़ी हुई चार्जेस की, तो क्योंकि दोनों चार्जेस हमारे पास में पॉजिटिव हैं और इन दोनों की जो फील्ड है वो आउट ऑफ द चार्ज होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, यानी कि डायगोनल्स के अलॉन्ग अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। अब आप डायग्राम से देख सकते हो कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, और क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी सेम होगी। तो अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज A और C की वजह से पॉइंट O पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो होगा। बट अगर हम बात करें पॉइंट B पर पड़े हुए चार्ज की, तो पॉइंट B पर जो चार्ज है उसके सामने तो कोई चार्ज नहीं है पॉइंट D के ऊपर, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पे देर इज़ ओनली फील्ड ड्यू टू द चार्ज एट पॉइंट B विच इज़ टूवर्ड्स D, कुछ इस तरह से। अब देखो स्टूडेंट्स अगर आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो वो फॉर्मूला हम जानते हैं
कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने कैलकुलेट करनी है पॉइंट ओ के ऊपर, तो ये हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ बी की वजह से है, जो कि बराबर होगी के क्यू ओवर आर स्क्वेयर के। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करने से पहले आप देखो आर यहाँ पर क्या चीज़ है। तो आर हमारे पास में डिस्टेंस है पॉइंट ओ का फ्रॉम द चार्ज। अब जो टोटल लेंथ ऑफ द डायगोनल है वो है 6 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको हाफ करो, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका डायगोनल सेंटर में मिड पे बनेगा, तो इसका जो टोटल डिस्टेंस है मिड पॉइंट तक वो बनेगा 3 सेंटीमीटर, जो कि 0.03 मीटर के बराबर होता है। तो ये बात यहाँ पे गौर से देखनी है। इसमें आर की वैल्यू आप 6 सेंटीमीटर वाली पुट नहीं करोगे, बल्कि डायगोनल्स के मिड पॉइंट तक जो डिस्टेंस बनेगा पॉइंट ओ का वो निकालोगे 0.03 मीटर। अगर मैं इसमें वैल्यूज़ को रिप्लेस करूँ तो ये बनेगा 9 इंटू 10⁻9, और चार्ज हमारे पास में है 3 इंटू 10⁻6, और 3 सेंटीमीटर को आप 0.03 मीटर लिख लो, या फिर 3 इंटू 10⁻2 और होल का स्क्वायर कर दोगे। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर जब आप ओपन करोगे तो बनेगा 9, तो 9 से 9 हो गया कैंसिल आउट। 10⁻2 को जब आप स्क्वायर लोगे तो बनेगा 10⁻4। अब 10⁻4 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये बन जाएगा +4। तो 10⁻6 में से जब प्लस के 4 गायब करोगे तो बचेगा 10⁻2। और सिमिलरली जब 10⁻+9 में से 10⁻2 को गायब करोगे तो बचेगा 10⁻+7। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे आएगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम, और इसकी जो डायरेक्शन है वो होगी फ्रॉम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है जो कि एसटीबी की एग्जांपल है 12.5। इसमें कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिड वे बिटवीन द चार्जेस +1.67 इंटू 10⁻⁻67 कूलम एंड -1.67 इंटू 10⁻⁻7 कूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें हमसे क्या कहता है कि दो चार्जेस हैं, एक पॉइंट ए पे पड़ा है, दूसरे पॉइंट बी पर है, तो जिनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है वो 60 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास में पॉइंट ए पे जो चार्ज पड़ा है वो पॉजिटिव है, और पॉइंट बी पर जो चार्ज पड़ा है वो नेगेटिव है, बट दोनों का जो मैग्नीट्यूड हमारे पास में वो सेम है। जब इसको सॉल्व करो तो सबसे पहली बात इसमें ये नोट करो कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम लिख सकते हैं Q1 विल बी इक्वल टू Q2, दैट इज सिंपली इक्वल टू Q। एंड अगर हम बात करें इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है तो वो है 60 सेंटीमीटर, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है P पॉइंट के ऊपर। तो पॉइंट P का जो डिस्टेंस बनेगा चार्ज A से वो भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिकॉज वो मिड पॉइंट पे पड़ा हुआ है। एंड सिमिलरली पॉइंट B से जो उसका डिस्टेंस बनेगा वो भी 30 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वो भी मिड पे पड़ा हुआ है। तो बिकॉज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है मिड पॉइंट के ऊपर, तो दोनों चार्जेस का जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट से वो सेम रहेगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि R1 इज इक्वल्स टू R2 विच इज़ इक्वल्स टू R। अब देखो अगर हमने मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड करना है कैलकुलेट, तो ये हमारे पास में मैग्नीट्यूड के, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों चार्ज की वजह से, तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, बट नेगेटिव की वजह से वो टूवर्ड्स द चार्ज होती है। तो अगर मैं पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करता हूँ पॉजिटिव की वजह से, तो वो बनेगी कुछ इस तरह से, यानी कि E1। अगर आप बात करो पॉइंट B पर पड़े हुए चार्ज की वजह से, तो वो क्योंकि इनवर्ट डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसका फील्ड बनेगा टूवर्ड्स द चार्ज, जिसको मैंने E2 से डिनोट कर रखा है। तो अगर आप पॉइंट P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो वो हमारे पास में होगी E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों के फील्ड्स की डायरेक्शन सेम है, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन दोनों को ऐड अप करने से बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को रिप्लेस करें, अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो बनेगा E की वैल्यू हमारे पास में होती है KQ/R²। तो ये हमारे पास में बनेगा E1 की जगह पे क्या आएगा KQ/R², क्योंकि चार्ज और डिस्टेंस सेम है। सिमिलरली E2 की जगह पर आप क्या लिखोगे KQ/R², क्योंकि यहाँ पर भी चार्ज और डिस्टेंस दोनों के लिए सेम रहेगा। तो जब दोनों आपस में एडअप होंगे तो ये बनेगा 2 इंटू KQ/R²। अब सुन देखो यहाँ पे जब आप वैल्यूज़ को रिप्लेस करोगे, के की वैल्यू हमारे पास में 9 इंटू 10⁻9 है, चार्ज हमारे पास में 1.67 इंटू 10⁻−7 है, और डिस्टेंस हमारे पास में है 30 सेंटीमीटर मिड पॉइंट तक उनका, तो ये बनेगा 0.3 होल स्क्वायर। अब जब इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करोगे ना, तो इसका जो आंसर आपके पास में फाइनली बनेगा वो होगा 3.33 इंटू 10⁻+4 न्यूटन पर कूलम, और इसकी जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वो बनेगी फ्रॉम चार्ज A टू चार्ज B, यानी कि अलॉन्ग द लाइन AB, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये हमारे पास में ओवरऑल आपका न्यूमेरिकल है, जिसको ध्यान से एक बार सॉल्व कर लीजिएगा खुद भी। अगर कहीं पे कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो उसको ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। स्टूडेंट्स ये हमारे पास में फाइनल क्वेश्चन है आज का। इसमें कहते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट विल काउंटर बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ प्रोटॉन। तो ये भी एसटीबी की एग्जाम्पल है। इसमें ये कहता है कि हमारे पास में हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि
ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है एक प्रोटॉन पे लगने वाली। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में एक प्रोटॉन है, तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि इसका जो वेट होता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। अगर इसको इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस कर रही है तो वो इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये बात हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में होती है। तो अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन आपके पास में अपवर्ड बनेगी। तो ये आपका सबसे पहला पॉइंट तो हल हो गया डायरेक्शन वाला, कि इलेक्ट्रिक फोर्स अगर अपवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपकी अपवर्ड बनेगी। अब हमें बताना है मैग्नीट्यूड। तो इसके लिए आप कंडीशन देखो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस कर रही है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को, यानी कि वेट को बैलेंस कर रही है। तो हम लिख सकते हैं कि एफ ई इज़ इक्वल टू डब्ल्यू। एफ ई की वैल्यू हम जानते हैं ये होती है क्यू ई, और वेट हमारे पास में बराबर होता है एम जी के। अगर हमें यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो बनेगा ई इज़ इक्वल्स टू एम जी ओवर क्यू। तो यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास में है, जो एक प्रोटॉन है ना इसका मैस हमारे पास में होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27। g की वैल्यू यहाँ पे हम 10 यूज़ कर लेते हैं। जो चार्ज का मैग्नीट्यूड जब आप डिवाइड करोगे तो ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब देखो तो यार 1.6 से 1.6 हो जाएगा कैंसिल आउट। जब 10 टू द पावर -19 न्यूमरेटर में जाएगा और ये +19 बनेगा, तो आपके पास में जब हम -27 में से 19 को आप कम करोगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन पर कूलम। अगर आप 10 के ज़ीरो को भी यहाँ से हटा दो तो आपका आंसर आएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर कूलम, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के सारे डिस्कशन न्यूमेरिकल्स की और MCQs की। स्टूडेंट्स फाइनली आपके लिए एक छोटा सा क्विज़ है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो इस क्विज़ को सॉल्व करिए और अपने आंसर को मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।